नमस्कार, तर्कश में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं, राजीव प्रताप रूडी, जो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं और अभी राज्यसभा के सदस्य हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजीव प्रताप रूडी जी आपका। लोकसभा चुनाव की तैयारियां, क्या प्रचार ही शुरू हो चुका है? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी है और यूपीए कह सकते हैं। थर्ड फ्रंट की चर्चा हो रही है कि जल्दी एक थर्ड फ्रंट भी होगा, जिसको फेडरल फ्रंट शायद वो लोग कहेंगे, और एक आम आदमी पार्टी की चर्चा हो रही है। इस पूरे माहौल को आप, अगर मैं कहूँ कि संक्षेप में इसका विश्लेषण आप करें तो क्या पाते हैं? देखिए, निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी का, जिसका मैं पार्टी का महासचिव भी हूँ और पार्टी के उस शीर्ष नेतृत्व का छोटा सा हिस्सा भी हूँ, इस देश में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा योगदान रहा है कि हम लोगों ने इस देश में बाइपोलैरिटी इस्टेब्लिश की। पिछले 60 वर्षों में, अधिकांश 65 वर्षों में, अधिकांश अवधि में कांग्रेस का शासन रहा है। कुछ समय के लिए यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट या मिलीजुली सरकारें आई हैं, लेकिन पिछले 10 वर्षों में, चाहे कुछ राज्यों में हो या केंद्र में हो, हमारी उपस्थिति 96 के बाद से दर्ज हुई है और हम लोगों ने बाइपोलैरिटी दिया है। लेकिन आज इस देश की स्थिति जो है, जिसमें आपने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की चर्चा की है, ये ज़रूर विडंबना है कि आज जिन राजनीतिक पार्टियों को 28% वोट मिलता है, 22% वोट मिलता है, आज पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 28% वोट मिला, भारतीय जनता पार्टी को 22% वोट मिला। लेकिन ये सभी राजनीतिक पार्टियां उन राजनीतिक पार्टियों पर निर्भर हैं जिनको 1%, 1.5%, 2% वोट आता है, चाहे वो तमाम क्षेत्रीय पार्टियां हैं। तो एक स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जो बाइपोलैरिटी हम लोगों ने एस्टैब्लिश की थी, उसमें एक फेडरेशन क्रिएट हो गया है और मूल रूप से 2 पॉलिटिकल पार्टी हैं, यूपीए और एनडीए के रूप में जाने जाती हैं। अभी जो भी सरकार यूपीए की चलती रही है, जो यूपीए 2 मनमोहन सिंह की सरकार, वो अपनी ताकत पर नहीं चली है। वो तमाम ये छोटी पार्टियां, और खास करके आप अगर देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक दूसरे का विरोध करती है, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, लेकिन दिल्ली आकर के कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं। तो ये विरोधाभास की राजनीति पूरे देश में चल रही है। और वैसी स्थिति में मेरा मानना है कि देश के लिए विकल्प के रूप में 2 राष्ट्रीय पार्टियां होनी चाहिए, अगर देश के हित में अगर हम सोचें। वैसा दिख नहीं रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस बार के निर्णय से, और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजनाथ सिंह जी और पार्टी के शीर्ष नेताओं ने एक निर्णय लिया। हमारी 4 राज्यों के चुनाव हुए। 4 राज्यों में से 3 राज्यों में जो हमारे चुनाव हुए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और दिल्ली, 3 राज्यों में हम बहुमत के साथ चुनाव जीते हैं। 2 राज्यों में हमारे मुख्यमंत्री वापस लौट के आए और राजस्थान में हम जीत गए। इन तीनों स्थानों पर हमारा नेतृत्व तय था कि हमारा नेतृत्व कौन करेगा। दिल्ली में कुछ असमंजस की स्थिति थी, जिसके कारण हम चूक गए। लेकिन ये संवाद स्पष्ट रूप से जाता है कि जिन राज्यों में हमारा नेतृत्व स्थापित था, हम जीते। इसी प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी का नाम आगे किया है। हमारा नेतृत्व प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित है और इसका सीधा सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को होगा। कांग्रेस में ये तय नहीं कर पाया। कांग्रेस के लोगों ने जो तय किया था कि जब राहुल जी को उन लोगों ने उपाध्यक्ष बनाया था, तो ऐसा लग रहा था कि उन्हें प्रधानमंत्री के लिए घोषणा किया। जिस दिन कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री के लिए राहुल गांधी का नाम घोषित नहीं किया, उसी दिन उन लोगों ने अपनी हार स्वीकार कर ली और उनकी तैयारी 2014 की नहीं है, 2019, 2024, 29 की है। इसलिए स्पष्ट है। तो आपकी बात का अगर लबो-लुभाव निकालें तो एक तो स्थायित्व की आप बात कर रहे हैं और नेतृत्व की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने कांग्रेस का जिक्र किया, राहुल गांधी का जिक्र किया, उनका ये कहना है कि जो परंपरा है या जो एक तरह से व्यवस्था है भारत में संसदीय प्रणाली की, उसमें सांसद चुन कर आते हैं और वो फिर प्रधानमंत्री चुनते हैं। तो इसलिए कोई दरकार नहीं है कि एक पार्टी प्रधानमंत्री के पद के तौर पर किसी को पेश करे। अब अगर कांग्रेस के लोग ये कहना शुरू कर रहे हैं कि ये फार्मूला अलग है, तो ये किसी के पल्ले नहीं पड़ेगा। सब लोग कहेंगे कि ये पल्ला झाड़ने वाली बात है। और कांग्रेस पार्टी जब कह रही है कि हमारे ये प्रधानमंत्री के प्रत्याशी नहीं है, इसका मतलब है कि वो इस बार प्रधानमंत्री के कुर्सी के दावेदार ही नहीं हैं और उन लोगों ने पहले ही त्याग दिया है और उन लोगों ने इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया है। और उनका भी अपना असेसमेंट है। और कांग्रेस पार्टी इस बार 3 डिजिट में पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, ये उन लोगों को भी शंका है। तो ये मैं व्यक्तिगत तौर पर नहीं कह रहा हूं, तमाम विश्लेषण ऐसा संवाद दे रहे हैं
कि कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं है, और मैं समझता हूं कि कांग्रेस के लोगों ने भी इसे स्वीकार किया है। इसलिए ये तर्क देना कि जो जी हम भी यही कहते हैं, हम भी ये कहेंगे कल की जो सांसद जीत के आएंगे वो तय करेंगे, ये प्रक्रिया तो की जाएगी, लेकिन मोटे तौर पर सब लोग जानता है कि कांग्रेस का नेता कौन है। कांग्रेस में जब मनमोहन सिंह ने स्वयं कह दिया कि मैं अगला प्रधानमंत्री नहीं हूं, तो कांग्रेस पार्टी बिना प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ेगी, ऐसा उन लोगों ने पिछले 50 वर्ष के इतिहास में नहीं किया है। अगर घोषणा ना भी किया हो लेकिन लोगों को पता होता है, तो मुझे लगता है कि यह हास्यास्पद है कांग्रेस का ये बयान। चलिए आपके पार्टी के बारे में बात करते हैं। आपने कहा कि विधानसभा चुनाव में जाहिर है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के जिस तरह के परिणाम आए, दिल्ली में भी आप लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरे, लेकिन उसके बावजूद जब देश के स्तर पर आप देखते हैं तो उत्तर भारत में तो फिर भी भारतीय जनता पार्टी की, जैसे कि मैंने कुछ प्रदेशों के नाम लिए, यहाँ बहुत मजबूत स्थिति में नजर आते हैं। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर भारत में अगर बात करें, और पूरा दक्षिण भारत जो है वो आपकी पहुंच से बाहर नजर आता है। देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा विश्लेषण करें कि आखिर ये 272 का आंकड़ा कहां से पार करेंगे हम, ये सवाल आपका बिल्कुल सही है। भारतीय जनता पार्टी एक समय 182 थी, 182 से घट करके हम 146 हुए, आज हम 116 हैं, और हमें न्यूनतम कम से कम 150 सीटें बढ़ानी है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। जहां मजबूत है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गोवा, और इन प्रांतों में हमारी स्थिति अच्छी है, हम सब देख रहे हैं। गुजरात, मैं भूल गया गुजरात के बारे में कहना। अब जिन राज्यों पर आज हमारा प्रभाव है, जो इन सीटों को मैं बिल्कुल अलग कर दे रहा हूं, इनकी गिनती नहीं कर रहा हूं कि ये पार्लियामेंट की कितनी सीटें हैं। बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, 80 सीटें उत्तर प्रदेश में, 40 बिहार में और 40 महाराष्ट्र में, 160 सीटें हैं। मैं अभी हिमाचल प्रदेश को नहीं जोड़ रहा हूं, मैं उत्तराखंड को नहीं जोड़ रहा, मैं छोटे छोटे राज्यों में असम भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसको भी नहीं जोड़ रहा। हमारे पास 180 सीटें इन 4 प्रांतों में हैं, और मुझे लगता है कि इन 4 प्रांतों, बिहार में जैसे नीतीश कुमार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। नीतीश कुमार अब चुनाव मैदान में रह भी पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, ये भी कहना कठिन है, क्योंकि उन्होंने अपने से अपना सब कुछ खत्म कर दिया है। उनके अहंकार ने, उनके उस तेवर ने, उनके उस व्यवहार ने, जो उन्होंने नरेंद्र मोदी का अपमान किया, पूरे बिहार के लोगों का अपमान किया, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी की सभा में पटना में लाशें गिर रही थी और सभा चल रही थी, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें नीतीश कुमार को पूरी तरह से समाप्त कर चुका है, और लोगों को नीतीश कुमार के प्रति गुस्सा है, और वो गुस्सा दिखने लगा है। इसलिए नीतीश कुमार बिहार के राजनीति में अप्रासंगिक हो चुके हैं, ये हम सब जानते हैं। लालू यादव पहले भी जेल चले गए हैं, और वो अपनी पार्टी को बचाना चाहते हैं कांग्रेस के साथ चल करके राम, तो वो भी तो बिहार के लोगों ने 40 में, आज मुझे लगता है कि एक अच्छी बहुमत बिहार में मिलेगी, जो हम 40 सीट के करीब पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश की स्थिति बिल्कुल, लोग समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी से ऊब गए हैं और राष्ट्र की तरफ देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी हमारी, महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस का जो अलायंस है वो भ्रष्टाचार का एकदम जो पर्यायवाची बन चुका है वहाँ। तो ये 4 राज्य, मैं बाकी नहीं गिनती कर, तो 180 सीटों में 80 और 160 सीटों में आपको एक बड़ी संख्या हम लोगों को मिलेगी। इसलिए मुझे लगता है कि इस बार का और एक भूचाल सा है देश में, लोग परिवर्तन ढूंढ रहे हैं, परिवर्तन की आशा में बैठे हैं, और एक नेतृत्व स्थापित है, नेतृत्व के प्रति लोगों की आस्था दिख रही है, कांग्रेस की नीतियों के प्रति, क्योंकि ये तमाम लोग कांग्रेस के साथ हैं, जो बीजेपी के साथ नहीं है वो कांग्रेस के साथ हैं। और तीसरे मोर्चा की चर्चा आपने की है, आप उस पर मेरा विश्लेषण चाहेंगे? जी जी बिल्कुल बताइए। तीसरे मोर्चा, आज देश के इतिहास में तीसरा मोर्चा तब भी इस देश में स्थापित हुआ है जब वामपंथी मजबूत रहे हैं। आज वामपंथी कहाँ है? आप देखिए, आप पिछला इतिहास उठा के देखिए, तीसरे मोर्चे का गठन तभी हुआ है जब वामपंथियों की संख्या अधिक रही है। आप बताइए वामपंथी कहाँ है? पश्चिम बंगाल से उनकी दुकान बंद हो चुकी है, केरल में समाप्त हो चुके हैं, त्रिपुरा एक राज्य है। तो जब वामपंथी इस देश में नहीं उभर के आ पाएंगे, उनकी संख्या बहुत कम है, तो अब नीतीश कुमार कुछ कोशिश कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, और जयललिता से बात कर रहे हैं। जयललिता जी का भी अपना राजनीति स्पष्ट है, वो जानती हैं। तो मैं नहीं समझता हूं कि तीसरे मोर्चे की कोई संभावना इस देश में बन रही है। ये हताशा की स्थिति में ये चर्चा कर रहे हैं, कभी एक संभावनाएं हुई थी, लेकिन आज ये देश तीसरे मोर्चे की कल्पना भी नहीं कर रहा है। आपने उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में काफ़ी विस्तार से बात की। बिहार की अगर बात करें, आपने कहा कि जिस तरह से उन्होंने, नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी का अपमान किया, लेकिन नीतीश जी की ये स्टैंड है, को नया नहीं है। वो पहले से इस बात से बचते रहे हैं कि वो डायस शेयर ना करें नरेंद्र मोदी के, वो उनके साथ नहीं देखे जाना चाहते थे। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, और शरद यादव जी का ये आरोप है कि
भ्रष्टाचार अगर अब मुद्दा है आज, तो वो तमाम विपक्ष ने मिलकर संसद में जिस तरह का माहौल पैदा किया और जिस तरह से सरकार को घेरा, चाहे वो कोल ब्लॉक आवंटन का मामला हो, चाहे वो दूसरे मामले हों, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ये क्रेडिट नहीं ले सकती। और आपने एक व्यक्ति के लिए 17 साल पुराने अपने एक साथी को छोड़ दिया। नहीं, यही खासियत है। 17 साल पुराने साथी ने हमें छोड़ दिया, हमें बर्खास्त कर दिया, हमें सैक कर दिया। उन्हें याद नहीं है कि जब यूनाइटेड एनडीए की सरकार में जब रेल मंत्री थे और 8 वर्षों तक हमारे साथ उस सरकार में बने रहे हैं, उस समय भी तो हमारी सरकार थी। उस समय जिस दंगे के कारण आज वो जिस वोट बैंक की राजनीति के बारे में बात कर रहे हैं, जिस राइट के बारे में, उस समय तो सरकार में लेकिन शायद उनका ये कहना है कि उस वक्त वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वो काम नहीं कर रहे थे। आप साथ सरकार में जब आपको मंत्रालय में बैठना था, बिहार की सरकार खत्म हो गई थी, आप वहां कहीं जगह नहीं था आपके पास, तो दिल्ली में मंत्री बनने के लिए आपने सब समझौता किया। वहां अगर आपको उस समय ऐसा लग रहा था कि नरसंहार हो रहा है, तो आप चुपचाप बैठे एंजॉय किया। आज 15 वर्षों के बाद, 10 वर्षों के बाद आपको याद आ रहा है, तो ये हास्यास्पद है। वोट की राजनीति के लिए वो किसी सीमा तक ये राजनेता गिर सकते हैं और अपमान कर सकते हैं। और उस अपमान, बिहार के लोग ऐसे सामान्य लोग नहीं है। बिहार के लोग पॉलिटिकली कॉन्शियस हैं। बिहार के लोगों ने जाति वर्ग से ऊपर उठ करके कहा कि ये आदमी अहंकारी है। जिस तरह से बिहार के लोगों ने लालू के अहंकार को समाप्त किया था, इस बार दूसरे अहंकारी। चलिए, चुनाव परिणाम वो आएगा। यूपी की तरफ अगर हम नजर डालें तो यूपी में भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप है कि वहां पर आप संप्रदाय के आधार पर पोलराइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। संप्रदाय इस देश में कौन करता है? मुजफ्फरनगर में जो कुछ हुआ वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी इस बात आपके इस देश में सबसे ज्यादा आरोप लगा। वो सामान्य रूप से अगर आप किसी एक समाज के बारे में उनकी रक्षा की बात करोगे, तो ये सेकुलरवाद के नाम पर कांग्रेस पार्टी की राजनीति या अन्य राजनीतिक पार्टियों का अब समय समाप्त हो गया है। अब देश में विकास मानक बन के आ रहा है। और कब तक इस देश में उन अल्पसंख्यकों का उपयोग करके, उनको गरीबी के हालात में रख के, उनको बेरोजगारी के हालात में, उनको दलित अवस्था में रख करके, कब तक इस देश के लोग इस राजनीति को स्वीकारेंगे? आज लोगों में, अल्पसंख्यकों में एक आक्रोश है कांग्रेस के खिलाफ, जो ठगने की बात कही जाती है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नक्शे में आज किसी भी राज्य में जो भारतीय जनता पार्टी शासित है, पिछले 2 दशक में एक भी दंगे नहीं हुए। और मुझे लगता है इन सब विषयों पर ध्यान देना पड़ेगा। और हमारा एजेंडा ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, यूथ का एम्प्लॉयमेंट है, संवाद है, दुनिया की ताकत बनने का हमारा। ये भ्रष्टाचार, ये महंगाई, ये गरीबी, ये बेरोजगारी, और इतना सरकार लगता है आईसीयू में भर्ती है, तो ऐसी सरकार के लिए देश के लोग थोड़ी ना इंतजार करेंगे। जी, देश में क्या विकास की राजनीति हो रही है? क्या नई तरह की राजनीति की शुरुआत हो रही है? और तीसरा मोर्चा क्या एक विकल्प बनकर उभर सकता है? हालांकि राजीव प्रताप रूडी जी उस बात को डिसमिस करते हैं। इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। राजीव प्रताप रूडी हमारे साथ मौजूद हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मेरे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री राजीव प्रताप रूडी। राजीव प्रताप रूडी जी, आप हालांकि लगातार तीसरे मोर्चे की संभावनाओं को डिसमिस कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से 11 पार्टियां एक साथ आईं, अगर उसमें आप देखें, जयललिता हैं, वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ पर करीब करीब 40 सीटें हैं। उसके बाद आप नीतीश कुमार को देखें, वो मुख्यमंत्री हैं बिहार के। उत्तर प्रदेश में जहाँ 80 सीटें हैं, मुलायम सिंह यादव वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ वो सत्ता में हैं। और अगर आप इनकी भी तादाद देखेंगे, बीजू पटनायक जिस तरह से उड़ीसा में मौजूद हैं और जिस तरह से उनकी पॉपुलैरिटी, नवीन पटनायक जिस तरह से मौजूद हैं, बीजू जनता दल के नेता, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है वहाँ पर, ऐसा कहा जा रहा है। तो आप जिस तरह से डिसमिस कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर ये जो मोर्चा बनता हुआ नज़र आ रहा है, उसका अगर सीधा नुकसान अगर किसी को होता हुआ नज़र आ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को सीधा नुकसान किसी को हो रहा है तो वो कांग्रेस को, क्योंकि बीजेपी को ये उम्मीद थी कि जयललिता उनके साथ आ जाएंगे। देखिए, हमारी नीति स्पष्ट है। जो हमारे अलायंस पार्टनर थे, चाहे वो अकाली दल हो, शिवसेना, वो हमारे साथ मजबूती के साथ हैं। और हम जानते हैं इस बात को कि यदि भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत पर 250 सीटें पार कर लेती है तो बहुत सारे सहयोगी, शुभचिंतक इस देश को चलाने के लिए आएंगे। इसलिए पहले से इस चर्चा को करके हम अपनी ताकत को मजबूत, और देश के लोग एक, और कोई आश्चर्यजनक नहीं होगा कि हम 272 का आंकड़ा अपनी ताकत पर पार कर जाए, कोई आश्चर्य की लेकिन बात नहीं। राजीव प्रताप रूडी जी, आपका अनुमान हो सकता है, लेकिन हमारा राजीव प्रताप रूडी जी, इस देश में तीसरे मोर्चे की संभावना समाप्त है। और इनका प्रधानमंत्री कौन होगा,
मिलीजुली सरकार का प्रधानमंत्री। देश राजीव प्रताप रूडी जी, नेतृत्व ढूंढ रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बड़ा वर्ग है जो ये मानता है कि कल को अगर 200 से कम सीटें या 200 के आसपास ही सीटें भारतीय जनता पार्टी की रहती हैं या एनडीए की रहती हैं, तो नरेंद्र मोदी के नाम पर सहयोगी ढूंढना मुश्किल होगा? हम तो मान के चलने, हम इस बात को इस कल्पना में, हम तो जो भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता लगे हैं वो इस देश को धोखा की स्थिति में नहीं रखेंगे, और ना देश के लोग इस बार किसी राजनीतिक पार्टी को धोखे में रखेंगे। उन लोगों ने तय कर लिया है, और जिस गति के साथ जो प्रचार प्रसार जो पूरे देश में हो रहा है और जिस गति से नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि जो दूसरी संभावना की आप चर्चा कर रहे हैं उसकी कोई गुंजाइश बनेगी। दक्षिण भारत में कहाँ हैं आप? नहीं, वो संख्या एक बार हम लोग बात कर चुके हैं और आपको मैंने बता दिया हमारी संख्या जिस प्रकार से, और हम लोग ऐसे ही 2 बार सरकार में नहीं रह चुके हैं। जो आप जोड़ रहे हैं वो आप जोड़ते रहे। आप सरकार में रहे 23 पार्टियां आपके साथ थी। राजीव प्रताप रूडी जी, आप मानिए, देखिए तथ्य मेरा ये है कि जिस तरह से 77 में एक जन सैलाब उत्पन्न हुआ और देश में सभी आंकड़े टूट गए, इस बार भारतीय जनता पार्टी 272 की ताकत से और अपनी सीमा से अकेले अपनी ताकत पर पार करेगी। आप अपनी बात कहते रहे, हमारा ये मानना है कि ये होगा। अब आप उसको तर्क देकर करके बार बार जो भी कर ले, आप अपनी तर्क अपने पास रख लीजिए अपने दर्शकों के लिए। मेरा तर्क है भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 272 का आंकड़ा अपनी ताकत पर पार करेगा, और हम फिर 50 दिन के बाद मुझे इस पे कोई आपत्ति नहीं हो सकती। आप अपनी पार्टी के महासचिव हैं, आप पार्टी के नेता हैं, सांसद हैं, हम और इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और आपको उसके लिए प्रयास भी करना चाहिए, और आपका और देश के लोग मन बना चुके हैं, देश के लोग मन बना चुके हैं। बाकी इसके लिए नीतीश कुमार बिहार में 2-4 सीटें ले ले, जिसको आप थर्ड फ्रंट की मोर्चा बताने, कल कांग्रेस के साथ कांग्रेस की गोद में खेलने के लिए चिदम्बरम साहब को सदाकत आश्रम के दरवाजे तक छोड़ के आ रहे थे। कल बिहार में स्पेशल पैकेज का दिखा करके आज खिलाफ बोल रहे हैं कांग्रेस के। तो ऐसे राजीव प्रताप रूडी जी, नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर विशेष राज्य का दर्जा उन्होंने मांगा, उन्होंने कांग्रेस की सरकार से वो मांगा। आज कल आपने देखा होगा संसद में कि उनके सांसद विरोध में उतरे। पहले उनको आश्वासन मिला प्रधानमंत्री से। नीतीश कुमार तो अब उनके अध्याय समाप्त है। अब नीतीश कुमार को आप लोग कहां तक लेके जाना चाहते हैं? उनका पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी समाप्त हो चुका है। वो बिहार में, आप अगर थोड़ा भी बिहार को जानते हैं तो चल के बिहार में नीतीश कुमार जी के बारे में चर्चा कर ली कि उनकी विश्वसनीयता क्या है। आज लोग उनसे मुख्यमंत्री जब तक हैं तब तक हैं, और वो भी जानते हैं। और सबसे बड़ी बात, बिहार के मुख्यमंत्री एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने आम सभा में ये कहा कि यदि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे और बिहार में मुझे आप लोग पार्लियामेंट में हरा दीजिएगा तो मेरी सरकार चली जाएगी। कोई राज्य का मुख्यमंत्री ऐसा बयान देता हो तो उन्होंने मान लिया है कि बिहार में उनकी हार हो रही है पार्लियामेंट में, और उसको आप तीसरा मोर्चा बना। तीसरे मोर्चे पे हम बात करते हैं। आपने कहा कि व्यक्तिगत मित्रता है तीसरे मोर्चे के लोगों से? मेरे बिल्कुल नहीं है, लेकिन मेरी ना उनसे व्यक्तिगत मित्रता है ना तीसरे मोर्चे से व्यक्तिगत। आप खास तौर पर नहीं, मैं खास तौर पर तीसरे मोर्चे की बात करें। भारतीय जनता पार्टी आज 4 राज्यों में और गोवा से लेके सब राज्यों में राजीव प्रताप रूडी, आपको तीसरा मोर्चा कहां दिख रहा है? राजीव प्रताप रूडी जी, हमने बात यहां से शुरू की कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जैसी जीत आपने दर्ज की वो निश्चित ही आपका हौसला बढ़ाने वाले, लेकिन ये चुनाव लोकसभा का है, आम चुनाव है पूरे देश में। तो वैसे में आपको दिख ही नहीं रहा है मध्य मैंने आपको बताया कि दिख नहीं रहा है राजस्थान को, राजीव प्रताप रूडी जी, आपको छत्तीसगढ़ दिख ही नहीं रहा है। राजीव प्रताप रूडी जी तमिलनाडु में जयललिता मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हैं, और आपने जो सवाल उठाया कि इनका प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा, तीसरे मोर्चे की सरकारें बनी हैं इस देश में, और कभी भी एक भी सरकार, मुझे याद नहीं पड़ता है, आप मुझे करेक्ट करें अगर ऐसा हुआ है, कि प्रधानमंत्री कौन होगा इस पर सरकार गिरी हो कभी भी तीसरे मोर्चे की। ये बात जरूर है कि प्रधानमंत्री कौन होगा इसको लेके झगड़ा हुआ है, लेकिन वो तो नरेंद्र मोदी और आडवाणी जी के बारे में भी कहा जाता है। अब इस देश में लोगों का कोई एपेटाइट तीसरे मोर्चे के लिए नहीं है। वो अपवाद हुआ और देश ने उस अपवाद की स्थिति, एक तो 10 साल यूनाइटेड फ्रंट की तरह ही गवर्नमेंट चली है कांग्रेस की सरकार, जो बल्कि देश के प्रधानमंत्री हमेशा इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती रहे, अपने चाहे आर्थिक स्थिति के बारे में हो या देश में महंगाई का मामला हो या भ्रष्टाचार का मामला हो। तो उस सरकार, उसके बाद आप इस देश को सुझाव दे रहे हैं कि फिर एक मिलीजुली सरकार हो, तो देश
देश को आप बांटने का पूरा व्यवस्था करना चाहते हैं। राजीव प्रताप रूडी जी पिछले 10 लगभग पिछले 10 साल में किसी को बहुत मजा नहीं आ रहा होगा, पिछले 10 साल में अच्छा यूनाइटेड फ्रंट पिछले 10 साल में यूपीए की तरफ आते हैं, फ्लॉप कर जाएगा, यूपीए और करप्शन की तरफ बढ़ते हैं। पिछले 10 साल में आपने स्थिरता की बात की, पिछले 10 साल में एक गठबंधन की सरकार रही, यूपीए 1 फिर यूपीए 2, स्थायित्व रहा और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप लगे। वैसे में आप जो कह रहे हैं कि बाइपोलर पॉलिटी होनी चाहिए देश में और स्थिर सरकारें जो हैं वो विकास दे सकती हैं, पिछले 10 साल का इतिहास ये बताता है कि स्थिर सरकार रही और भ्रष्टाचार के सबसे ज़्यादा मुद्दे उठे, सबसे ज़्यादा पार्लियामेंट में आप लोगों ने अवरोध पैदा किया इन मुद्दों पर। तो क्या कहना, ये सच्चाई है? भ्रष्टाचार जब देश के प्रधानमंत्री अपने तो स्थिरता वर्सेस स्थिरता रहा सौदेबाजी के लिए, स्थिरता रहा सरकार में भ्रष्ट लोग। कहाँ हुआ देश के इतिहास में कि कैबिनेट मंत्री हो, चाहे पिछले बार हो तो उसके घर पे इश्तिहार लग रहा हो कि वारंट निकाला जाए, कहाँ हो कि देश के वर्तमान मंत्री खुद कह रहे हो और जेल चले जा रहे हो, कह रहे हो कि प्रधानमंत्री से मैंने स्वीकृति लिया। कहाँ हुआ इस देश के कि देश के प्रधानमंत्री स्वयं अपने हस्ताक्षर से 1,86,000 करोड़ के लूटपाट में भागीदार हो, कहाँ हुआ है? लेकिन क्योंकि इस लोकतंत्र की खासियत यह है कि संख्या पर भ्रष्टाचार को हम लोग उसको सैंक्टिफाई करते हैं, उसको कहते हैं ठीक है, क्योंकि संख्या है इसलिए भ्रष्टाचार करने का अधिकार है देश के प्रधानमंत्री। लेकिन राजीव प्रताप रूडी जी, यूपीए के नेताओं का ये कहना है, यूपीए के नेताओं का ये कहना है, बेशक आपने जो आरोप लगाए हैं वो पिछले कई सालों में उठते रहे हैं लगातार, कि आप अगर देखें आरटीआई का कानून हो, चाहे ये सब हम लोगों ने देखा, चाहे आप कुछ भी गए, लोकपाल पास हुआ, आप और मंत्री जेल गए, उनका ये कहना है कि भ्रष्टाचार हुआ, उनको सजा दी गई, उनको कैबिनेट से बाहर जाना पड़ा। आप कांग्रेस की सरकार ने, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स का मामला हो या कोलगेट हो या 2G, 1,75,000 बनी। यहाँ कांग्रेस के यूपीए के शासन में आंकड़ों का कोई मतलब नहीं रह गया, मतलब लाख करोड़ की लूट सामान्य है और शासन चलता रहा। ये लोकतंत्र के लिए इसलिए खतरनाक है कि जिस प्रकार, लेकिन क्या ये क्रेडिट आप यूपीए को देना चाहेंगे कि भ्रष्टाचार विरोधी कई कानून वो ला पाए? कानून बनाने से क्या हो, जब आप कानून में जब खुद फंसे, अभी ऑगस्टा वेस्टलैंड में पूरे उस परिवार का नाम ऊपर से नीचे तक आ रहा है। हम कांग्रेस के भ्रष्टाचार को सामान्य मानते हैं, क्योंकि लगता है कि इनकी उत्पत्ति ही हुई है कि भ्रष्टाचार करते रहे और शासन चलाते रहे। बीजेपी भ्रष्टाचार को इतना बड़ा मुद्दा मानती है, लेकिन वर्तमान बीजेपी के लिए भ्रष्टाचार मुद्दा ना हो, आपका सुझाव यही है? नहीं, मैं कह रहा हूं जब आप इतना बड़ा मुद्दा मानते हैं, जब आप इतना बड़ा मुद्दा मानते हैं तो जो कई कानून लंबित हैं भ्रष्टाचार, देखिए कानून बनाना, लोगों को विश्वास होना चाहिए कि सदन में और लोगों में कानून बना करके देश का भ्रष्टाचार चला जाएगा। व्यक्ति कौन है ये भी बड़ा महत्व रखता है, और इस कांग्रेस के शासन में जो व्यक्तित्व है, जब देश के प्रधानमंत्री कटघरे में खड़े हों तो फिर इस देश में और किसके बारे में? 1-2 सवाल और आपसे करते हैं, समय खत्म हो रहा है। समय जी, बिल्कुल, लेकिन 1-2 सवाल और आप हमें थोड़ा समय दें। आम आदमी पार्टी का जिक्र अगर नहीं होगा इस साक्षात्कार में तो अधूरा रह जाएगा। दिल्ली में उन्होंने सरकार बनाई है और अभी जिस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर लोकसभा चुनाव में उतरने का फैसला किया है, उनका बीजेपी पे सीधा आरोप है कि आपको इस चुनाव में कॉर्पोरेट बैकिंग है और इसलिए आप कॉर्पोरेट से जुड़ा हुआ जो भ्रष्टाचार है उस पर उंगली नहीं उठा रहे। पता नहीं जो आम आदमी पार्टी के बारे में आप कह रहे हैं, पूरे देश में जितने लोग ये देख रहे हैं, हम लोग थोड़े से कंफ्यूज, और विश्लेषण में भी आम आदमी पार्टी के फिलॉसफी को हम लोगों ने थोड़ा सा हम लोगों ने उसको कंफ्यूज कर दिया है। आम आदमी पार्टी का फिलॉसफी क्या है? आम आदमी पार्टी का फिलॉसफी भ्रष्टाचार नहीं है। आम आदमी पार्टी का फिलॉसफी गवर्नेंस नहीं है। आम आदमी पार्टी का फिलॉसफी करप्शन नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आम आदमी पार्टी का फिलॉसफी है नेताओं के प्रति जो नफरत था उसको भजाना, और उन लोगों ने भजाया है, और अब खुद वो एक नेता की तरह लोगों को दिख रहे हैं और उस नफरत के घेरे में स्वयं चले आए। इसलिए आप लोग जिनको जो विश्लेषण करना है, देश में नेताओं के प्रति बढ़ता हुआ नफरत के भावना का लाभ दिल्ली शहर के भीतर, जहां 24 घंटे सभी टीवी चैनल, आपका भी टीवी चैनल बीम करते रहता है कितना भ्रष्टाचार, देश भर के भ्रष्टाचार का,
उसका उस व्यक्ति ने लाभ उठाया उस पार्टी में। आखिरी सवाल राजीव प्रताप रूडी जी, क्या आप ये मानते हैं कि आम आदमी पार्टी ने जिस स्टाइल में पॉलिटिक्स की और जिसका क्रेडिट आप उनको दे रहे हैं, नहीं उससे बड़ा तो आम आदमी हम लोग हैं। पिछले 25 साल हो गया, एक मुकदमा नहीं, गरीबों के बीच में हम लोग काम करते हैं, छपरा की धरती पर काम करते हैं, गरीबों में रहते हैं, लाइन में खड़ा होते हैं। हाँ, नक्सलियों का हम पर आतंकी हमला होने का गुंजाइश है तो थोड़ा सिक्योरिटी भी है, लेकिन हम में क्या कमी था साहब? हम लोग जैसे हमारे जैसे सैकड़ों लोग हैं जो अच्छा पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ओवरऑल पॉलिटिक्स का परसेप्शन ऐसा हो गया जिसके कारण हमारे जैसे लोग भी विक्टिम हो गए। कौन सा मुकदमा है, कौन सा रेप है, वही सवाल कौन सा रेप है, कौन सा भ्रष्टाचार का आरोप है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली में, बेशक अभी पूर्ण राज्य का दर्जा भी दिल्ली को नहीं है, जितनी भी सीमित उनकी उपलब्धि आप माने, लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि जो बड़े राजनीतिक दल हैं, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, क्या एक दबाव बना है कि साफ सुथरे लोगों को? देखिए, झाड़ू पार्टी के बारे में मेरे एक दोस्त ने कहा, झाड़ू पार्टी के बारे में, झाड़ू का है अच्छी पार्टी है, अपना बनाया हम लोगों ने, लेकिन बहुत ज्यादा पॉलिटिकल उसके पास विजन नहीं है हम लोगों के पास। वो एक एनार्की का है कि इसको धरना, उसको धरना, उसको पकड़ो, उसको जेल भेजो, ऐसे ऐसे ये बिल्कुल एक एटीट्यूड है जो डिक्टेटोरियल एटीट्यूड है, एकदम तानाशाह की तरह राजनीति। कभी तो केजरीवाल साहब के मित्रों से पूछिए जो रेवेन्यू सर्विस में थे, अपने दफ्तर में बैठते थे, तो आम आदमी और अपने कर्मचारियों के साथ इनका कैसा व्यवहार है जरा पूछ के देखिए। बहुत सारी चीजें इनके बारे में हैं, लेकिन क्योंकि एक अच्छा प्रयास किए तो हम लोग जैसे भी लोग कह रहे हैं देख ले, लेकिन आप इनको ऐसा बना रहे हैं कि धरती पर सबसे बड़ा सबसे अच्छा राजनेता यही अवतरित हुए और हम लोग पिछले 25 साल से खाक जान रहे हैं। ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे लोग राजनीति में हैं, राजनीति का वातावरण गंदा है, इसलिए सभी राजनेताओं के प्रति नफरत है, मेरे प्रति नफरत है। उसका लाभ केजरीवाल साहब ने उठा लिया, लेकिन अब लोग भी उनको नेता की तरह ही देख रहे हैं, उनकी गतिविधि बोली नेता की तरह है, और हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो उनसे सामान्य और बेहतर हैं। राजीव प्रताप रूडी जी, आप तर्कश में आए, राज्यसभा टीवी में आपने शिरकत की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार।